हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम तीन मेजर डिसऑर्डर पढ़ेंगे जो हमारी एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। एक है एज्मा, दूसरा एम्फाइसीमा और फिर तीसरा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले एज्मा से। तो एज्मा क्या है? ये डिफिकल्टी है ब्रीदिंग में, सबसे इंपॉर्टेंट। बस आप इतना याद रखिए और इसी से फिर हम पूरा का पूरा एज्मा समझेंगे। तो एज्मा का सिम्टम क्या है कि इसमें डिफिकल्टी होती है सांस लेने में। डिफिकल्ट सांस लेने में जब डिफिकल्टी होती है तो इसी की वजह से क्या होने लगता है? वीजिंग होने लगता है। वीजिंग किसे कहते हैं? वीजिंग कहते हैं विस्लिंग साउंड को, यानी ऐसी आवाज आने लगती है सांस में जैसे कि सीटी बज रही हो। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का। तो इन्फ्लामेशन किसे कहते हैं? जब भी हमारी बॉडी में कोई इंजरी होती है या कोई सेल इन्फेक्ट होता है तो वहां पर हमारी बॉडी रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट करती है। और इस रिकवरी प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? इन्फ्लामेशन कहते हैं। जब भी इन्फ्लामेशन होगी तो आपको 5 साइन दिखाई देते हैं। सबसे पहले वहां पर रेडनेस होती है, ठीक? दूसरा, उस जगह पर स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तीसरा, वहां पर पेन होगा। चौथा, लॉस ऑफ फंक्शन होगा, यानी कि वो पर्टिकुलर सेल में फंक्शन लॉस हो जाएगा या टिश्यू में फंक्शन लॉस हो जाएगा। और लास्ट, वहां पे हीट जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो जब भी 5 साइन दिखाई देंगे तो हमसे कह देंगे कि वहां पे क्या है? इन्फ्लामेशन है। और इन्फ्लामेशन किसका है? ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का। तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स किन्हें कहते हैं? हमारा ये पूरा ब्रोंक्यूल ट्री है, यानी कि ये आपका ट्रैकिया है। ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ये राइट ब्रोंकाई और ये लेफ्ट ब्रोंकाई, ठीक? तो ये जो राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड हो रहा है ट्रैकिया, इसी को हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक? ये जो पहली बार डिवाइड हुआ इसे कह देंगे प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर इसके बाद इसकी और ब्रांचेस निकली तो इसे कह देंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर इन ब्रांचेस में से फर्दर ब्रांचेस निकली तो उन्हें कह देंगे हम टर्शरी ब्रोंकाई, ठीक? तो ऐसे बहुत सारी ये ब्रांचेस निकलती रहती हैं। फिर इसके बाद ये ब्रोंकाई कन्वर्ट हो जाता है और माइन्यूट ट्यूब्स में, जिन्हें हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक? फिर आप देख रहे हैं यहाँ ब्रोंक्यूल्स की भी बहुत सारी डिविजन्स हो गई हैं। और फिर एट लास्ट बनता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल, जिस टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद आ जाती हैं एल्वियोलाई, ठीक? तो ये जो पाइप्स हैं जहां से जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रैवल कर रही है, अगर ये पैसेज में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि क्या उसे क्या कह देंगे? एज्मा कह देंगे। तो होता क्या है? ये आपके नॉर्मल ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल का स्ट्रक्चर है। आप देख रहे हैं ये नॉर्मल है, पूरा स्ट्रेट है और ये कार्टिलेज लगी हुई है, ठीक? और ये आप पैसेज भी देख लीजिए, यहाँ पे इसका नॉर्मल है। अगर यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो क्या होगा? इन्फ्लेमेशन के नतीजे में ये जो रास्ता था ये नैरो होने लगेगा। जब रास्ता नैरो हो जाएगा तो क्या होगा कि जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है, जो पैसेज है वो डिक्रीज होने लगेगा। जब पैसेज डिक्रीज हो जाएगा तो डिफिकल्टी होने लगेगी ब्रीदिंग में, ठीक? और ये लगातार ऐसे ही रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगी? वीजिंग होने लगेगी, यानी सांस में एक सीटी जैसी आवाज प्रोड्यूस होने लगेगी, ठीक? तो ये था एज़्मा के बारे में। अब एज़्मा होता क्या है? सॉरी, होता एज़्मा होता क्यों है? तो कॉजेज़ क्या हैं एज़्मा के? पहला है एक्सपोज़र टू एलर्जेंस, जैसे कि पॉलन ग्रेन या फिर पेट डेंडर। इसके अलावा इरिटेंट्स लाइक टोबैको और केमिकल्स, इन्फेक्शन लाइक फ्लू एंड कोल्ड और फिर वायरल इन्फेक्शन ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, ठीक? तो अगर इनमें से किसी चीज़ के भी कॉन्टैक्ट में कोई पर्सन बहुत टाइम से आ रहा है, कॉन्टैक्ट में बहुत टाइम से एक्सपोज़र में है इन सब के, तो उसे धीरे-धीरे करके डेवलप हो जाएगा एज़्मा, यानी कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं एम्फाइजीमा। एम्फाइजीमा इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर। क्रॉनिक डिसऑर्डर यानी ऐसी बीमारी जो बहुत लंबे समय से हो रही हो, इन विच एल्व्यूलर वॉल्स आर डैमेज। इसमें क्या डैमेज हो रही हैं? एल्व्यूलर वॉल डैमेज हो रही हैं। प्रीवियसली क्या डैमेज हो रहा था? ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। एल्व्यूलर वॉल या एल्व्यूलाई करती क्या है? तो ये हमारी एल्व्यूलाई है। हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये लास्ट में क्या था? टर्मिनल ब्रोंक्यूल था हमारा, ठीक? टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद ये डेवलप हो गई हैं, क्या है ये? एल्व्यूलाई हैं। एल्वुलाई वो स्ट्रक्चर है जहां पर मेन काम होता है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। ऑक्सीजन को ले लिया जाता है और ट्रांसफर कर दिया जाता है पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में, ठीक? और जब ये हार्ट से रिवर्स आती है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू तो यहाँ पर ये दे देती है CO2, यानी कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और CO2 का होता है एल्वुलाई में होता है। अब आप यहाँ पे इसकी वॉल्स देख रहे हैं, ये आपको बिल्कुल फाइन दिख रही होंगी, है ना? ये बिल्कुल रेगुलर वॉल्स है। अब यहाँ पर क्या हो कि ये जो वॉल्स हैं ये डैमेज होने लगे, ठीक?
ये यहाँ पर लगातार डैमेज होने की वजह से फाइब्रस टिश्यू डेवलप हो गया है। ठीक, अब ये फाइब्रस टिश्यू डेवलप हो गया, इसकी वॉल्स भी क्या हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं, तो एक्सचेंज ऑफ गैस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, क्या लिखा है आगे, डैमेज ड्यू टू द रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज। रेस्पिरेटरी सरफेस यानी कि रेस्पिरेटरी सरफेस यानी कि ये जो आपका एल्वुलर एरिया है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैस हो रही थी, ये नॉर्मली ऐसा दिखता था, अब यहाँ पर डैमेज होने की वजह से ये सरफेस एरिया क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग। इसका मेजर कॉज क्या है, सिगरेट स्मोकिंग है। तो एम्फाइसीमा क्या है, क्रॉनिक डिसऑर्डर है, और ये होता कहाँ पर है, एल्वुलाई में होता है, एल्वुलाई डैमेज हो जाती हैं। ठीक, अब इसका कॉज क्या क्या है, फिर से एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमने बता दिया सिगरेट स्मोकिंग है, इसके अलावा एक्सपोजर टू ऑक्सीडेंट गैसेस, और फिर तीसरा अनट्रीटेड ब्रोंकाइटिस। पहले ब्रोंकाइटिस का मतलब समझ लें, तो जब भी आपको आइटिस वर्ड दिखे तो समझ जाइए कि इन्फ्लेमेशन के बारे में बात हो रही है। और अभी हमने समझा कि इन्फ्लेमेशन किसे कहते हैं, जहां पर भी आपको 5 साइन दिखेंगे वहां पर इन्फ्लेमेशन होगी। क्या क्या, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, पेन होगा, लॉस ऑफ फंक्शन होगा, और हीट इंक्रीज मिलेगी। ठीक, तो यहाँ इन्फ्लेमेशन किसका हो रहा है, ब्रोंकाई का। ठीक, और अगर ये ब्रोंकाइटिस अनट्रीटेड रहे तो ये स्प्रेड कर जाएगा एल्वुलाई में, और एल्वुलाई में स्प्रेड होने के बाद एल्वुलर वॉल को डैमेज कर देगा और कॉज करेगा एम्फाइसीमा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, ऑक्यूपेशन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, यानी ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि काम से रिलेटेड होते हैं। आप किस जगह पर काम करते हैं या आपके एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, उन सब के नतीजे में जो भी डिसऑर्डर कॉज होता है उसे ऑक्यूपेशन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहते हैं। हमारी बुक में क्या लिखा है, इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग इन ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग। ठीक, जब भी ग्राइंडिंग या स्टोन ब्रेकिंग होगा तो वहां पे फाइन पार्टिकल्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में मिल जाएंगे। ठीक, जब वो एटमॉस्फेयर में मिलेंगे तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर करेंगे, और रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर होने के बाद अलग अलग डिसऑर्डर कॉज करेंगे। जैसे कि सबसे पहले है हमारे पास सिलिका डस्ट। ठीक, सिलिका डस्ट से कॉज होता है सिलिकोसिस, डिसऑर्डर का नाम है। ठीक, दूसरा है हमारे पास कोल डस्ट, यानी कि जो कोल माइंस में काम करते हैं वहां पर कोल के ब्रेकडाउन की वजह से लोगों को होती है ब्लैक लंग डिसीज। फिर है एस्बेस्टोस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कैंसर कॉजिंग एजेंट भी है एस्बेस्टोस। तो एस्बेस्टोस से होता है एस्बेस्टोसिस। फिर है कॉटन डस्ट, कॉटन डस्ट से होता है बिसिनोसिस। ठीक, तो क्या कह रहे हैं, सर्टेन इंडस्ट्री स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग इन ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस्ड दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली कॉप विद द सिचुएशन। तो होता क्या है, जब भी हम किसी डस्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोटिंग है म्यूकस मेम्ब्रेन की। ठीक, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में किसकी कोटिंग है, म्यूकस मेम्ब्रेन की, जो कि एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। जैसे ही हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई डस्ट पार्टिकल एंटर करता है तो ये डस्ट पार्टिकल यहाँ म्यूकस पे जाके अधेर हो जाता है, चिपक जाता है। ठीक, फिर ये म्यूकस इरिटेट होती है, और इरिटेट होने के नतीजे में हमें स्नीजिंग यानी कि हमें छींक आती है, जिसकी वजह से ये सारे डस्ट पार्टिकल जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक, लेकिन क्योंकि कोई इंसान ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है जहां पर लगातार वो कांटेक्ट में आ रहा है डस्ट पार्टिकल के। ठीक, तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये अपना डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो लूज कर देती है। ठीक, और जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं अब उन्हें स्नीज के थ्रू या रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू बाहर नहीं निकाल पाती, तो ये पार्टिकल धीरे धीरे करके ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स, और फिर अल्टीमेटली एल्वुलाई में जाके अधेर होने लगते हैं, या फिर इस पूरे ट्रैक में जगह जगह पर चिपकने लगते हैं। ठीक, जिसकी वजह से लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, लीडिंग टू फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस यानी कि प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, एंड दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज, जिसकी वजह से क्या होते हैं, सीरियस लंग डैमेज हो जाता है। वर्कर्स इन सच इंडस्ट्री शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, तो ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स किन्हें कहा हमने, वो सारे डिसऑर्डर जो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हैं,
जैसे कि कौन-कौन से डिसऑर्डर हमने यहाँ साइड में लिखे हैं, सिलिकोसिस है, ब्लैक लंग डिजीज है, एस्बेस्टोसिस है और बिस्नियोसिस है। ठीक? तो ये आपके थे डिसऑर्डर्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के। हमने क्या पढ़ा? एज़्मा जिसमें अफेक्ट हो रहे थे ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। फिर हमने पढ़ा एम्फाइसीमा जिसमें डैमेज हो रही थी एल्वियोलर वॉल, और फिर ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर जिसमें हमने बात करी कि यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिसकी वजह से फाइब्रोसिस हो जाता है जिसकी वजह से लंग डैमेज होने लगते हैं। ठीक? और अलग-अलग बीमारियों के हमने यहाँ पर नाम पढ़ लिए ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसे आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लीजिए एंड थैंक यू।